हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं हूं शम्भू कुमार और आज शुरू करने वाले हैं कक्षा 8वीं के गणित के अध्याय 1। उसका परिचय आज पहले बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो ये कक्षा 8 का जो है चैप्टर है, उसमें पहला है पढ़ना परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या से पहले भी कुछ है जो संख्या के बारे में जानना जरूरी है, जिसकी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम उसको शुरू करते हैं। तो वो क्या है, पहला है प्राकृत संख्या, ठीक है। फिर क्या होता है पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक। जब ये सब जान जाएंगे फिर समझ में आएगा कि परिमेय संख्या क्या है, उसके बाद इसके क्या गुण है, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या सबसे पहले क्या होता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या ये बहुत इजी है, इसको डायरेक्ट कहना है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 और गिनती करते हम चले जाएंगे अनंत तक, ठीक है। 1 2 3 से लेकर के अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है। इसकी कोई तो लिमिट नहीं है कि हम 5 तक गिन करके छोड़ दें, 6 तक गिन करके, गिनती तो अनंत है। तो 1 से लेकर के अनंत तक की जो संख्या है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे n से डिनोट किया जाता है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसका इंग्लिश होता है होल नंबर, WHOLE, होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है, ठीक है। ये प्राकृत संख्या है, इसमें जीरो को अगर हम शामिल कर दें, जीरो भी ऐसे 0 1 2 3 और चले जाए अनंत तक, तब हम इसे कहेंगे ये हो गया पूर्ण संख्या, ठीक है। जब संख्या बनाने वालों ने संख्या बनाए होंगे तो 1 2 3 4 ऐसे बना करके अनंत तक बना करके छोड़ दिए होंगे, लेकिन जब ये दूसरी बार ये समझ में आया कि भाई जब कुछ नहीं हो तो हम उसके लिए क्या लिखें, ठीक है। जब अगर मान के चलिए कुछ नहीं हो तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो जीरो को इसमें शामिल किया गया कि भाई नहीं, जीरो जो है इसमें शामिल कर देना चाहिए। और जब जीरो को उन्होंने शामिल कर दिया तो उन्हें लगा कि भाई अब इतना ही नंबर होगा, तो इसे पूर्ण संख्या नाम से ऐसा लग रहा है जैसा कि पूरा संख्या यही है, इसके बाद कोई संख्या नहीं है, इसलिए लग रहा है कि पूर्ण संख्या, पूरा नंबर यही है। तो जब प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल किया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। लेकिन इतना ही भी संख्या पूर्ण नहीं हुई, संख्या और बन गई। जैसे कि मान के चलिए हमें ऊंचाई लिखनी है, तो धरती के लेवल से ऊपर की ऊंचाई को हम प्लस में लिखते हैं, तो उसके नीचे की ऊंचाई, जो नीचे की जो गहराई होगा उसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, ठीक है। तो यही सब के लिए, या फिर हमारा जैसे मान के चलिए मेरा फ्रिज है, फ्रिज में जो है अगर कोई चीज ठंडा होने के लिए देते हैं तो जीरो से नीचे -1 -2 -3 -4 ऐसे जीरो से नीचे की हो जाती है, तो वो भी तो एक संख्या है। तो जब उस संख्या को लिखा गया तो उसको बोला गया पूर्णांक, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक बोला गया। तो पूर्णांक में क्या क्या आ जाएगा, तो ऐसा 0 से लेकर के 1 2 3 चले जाइए अनंत तक, और इधर जो है -1 -2 से माइनस अनंत तक चले जाएंगे, माइनस अनंत तक चले जाएंगे, ठीक है, माइनस अनंत तक चले जाएंगे। तो ये हो गया पूर्णांक। पूर्णांक में क्या हुआ कि देखिए प्राकृत संख्या भी आ गया 1 से लेकर के अनंत तक, प्राकृत संख्या भी इसमें ऐड हो गया। पूर्ण संख्या देखिए 0 है, यहां से लीजिए पूर्ण संख्या भी आ गए, और ये माइनस वाली संख्या, ऋणात्मक संख्या भी आ गया, ठीक है। तो इसमें तीनों संख्या आ गया, इसलिए अब इसे कहेंगे पूर्णांक, ठीक है। यहाँ तक आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब बारी आती है परिमेय संख्या की, ठीक है। परिमेय संख्या की अब बारी आती है। चलिए, तो परिमेय संख्या जो होता है, परिमेय संख्या के लिए एक नियम होता है। परिमेय संख्या कहता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। p/q का मतलब क्या हुआ, कोई संख्या है उसको ऐसा बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5/2 3/1 ऐसा बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। p/q के रूप में लिख सकते हैं, और उसका कंडीशन एक है कि p जो होना चाहिए, p एक पूर्णांक होना चाहिए। p होना चाहिए क्या, p एक पूर्णांक, q भी एक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, q भी होना चाहिए पूर्णांक। और तीसरा कंडीशन है कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर को देख के काट दिए, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि देखिए हम लिखते हैं कि 5/2, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 एक पूर्णांक है, पूर्णांक में आप देखे थे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो पूर्णांक संख्या थी 0 1 2
ऐसा लेकर के अनंत तक चले जाइए और इधर -1, -2, माइनस अनंत तक चले जाइए। ठीक है, अब देखिए 5 तो इसमें आया होगा तो आ गया, 2 मतलब क्या है, जो 5 और 2 पूर्णांक है तो पूर्णांक भी हो गया, यानी पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है। ऊपर वाले को पी और नीचे वाले को क्यू कहते हैं, तो पी और क्यू दोनों पूर्णांक है। और कहना क्या, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू मतलब नीचे का जो है हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, हमारा तो जो हर 2 है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया एक परिमेय संख्या। ठीक है, अब 2-4 मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को परिमेय संख्या है या नहीं इसे समझने में कठिनाई नहीं होगी। जैसे कि अगर मान के चलिए -2/3 हो तो पूछेगा कि क्या -2/3 परिमेय संख्या है, तो है, इसलिए कि -2 देखिए पूर्णांक होना चाहिए, कह रहा है पूर्णांक होना चाहिए, तो -2 एक पूर्णांक है। ठीक है, कह रहा है कि क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि ये पी है तो पी पूर्णांक है, तो क्यू पूर्णांक, तो देखिए 3 भी जो है पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक की संख्या में आ रहा है, तो क्यू भी जो है सो हमारा पूर्णांक है। और कह रहा है कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो 3 है जो 0 से बड़ा है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है कि पूर्णांक है, सॉरी परिमेय संख्या है। 3 जो है सो नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। अब मान के चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ। क्यों, तो हम 0 को भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है तो 0 भी तो एक पूर्णांक हो गया, तो ये पूर्णांक हो गया। ठीक है, कंडीशन हम मिलाएंगे, क्यू भी पूर्णांक, तो क्यू के जगह पे 1 है तो ये भी हमारा एक पूर्णांक है। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो हमारा क्यू जो है सो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारा 1 जो है ये 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है वो भी एक परिमेय संख्या है, इसको 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि 5/0 एक परिमेय संख्या है, तब आपको देखिए क्या है, 5 एक पूर्णांक है, देखिए 5 इसमें आ जाएगा, 5 तो एक पूर्णांक हो गया। ठीक है, यही कंडीशन देखना है, 5 पूर्णांक हो गया, 0 तो 0 भी तो एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि क्यू जो होगा हमारा तो नीचे का जो होगा, ये जो होगा मतलब ये जो हमारा हर है, ऊपर वाले कौन से नीचे वाले को हर करते हैं, हमारा हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, हमारा हर जो है 0 है, ये तो 0 के बराबर है, 0 के बराबर कह रहा है नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 के बराबर है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो हमारा संख्या है ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अब आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी जो कंडीशन है, इसके जो कंडीशन है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो इसका कंडीशन क्या क्या कह रहा है, हम जो हमें क्लास 8वीं के अध्याय 1 में हमें समझना है, पढ़ना है, सो क्या क्या कह रहा है। तो पहला कह रहा है कि योग के अंतर्गत समृद्ध, योग का मतलब होता है जो, तो परिमेय संख्या जो कह रहा है, परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध कह रहा है, योग के अंतर्गत समृद्ध संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या है उसका योग के अंतर्गत समृद्ध। परिमेय संख्या को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, परिमेय संख्या को हम ऐसे लिख देते हैं रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर। अगर हम 2 परिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो भी एक परिमेय संख्या है। मान लीजिए कि 2/7 एक परिमेय संख्या है, और हम इसमें जोड़ देते हैं कि मान लीजिए कि 7/2 को जोड़ देते हैं। ठीक है, या कोई सा जोड़ देते हैं, मान लीजिए कि 7/3 को जोड़ देते हैं, या 8/3 को जोड़ देते हैं, 8/3 को जोड़ देते हैं। तो देखिए इसका जोड़ने का क्या रूल्स है, इसका जोड़ने का रूल्स है, अगर आप लोग को वैसे तो कक्षा 7वीं में भी इसकी पढ़ाई हुई है, तो आप लोग को लगभग जो है ये एलसीएम आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो एलसीएम सीख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, 7 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 7 और 3 का एलसीएम होगा वो 21 होगा। ठीक है, 7 या 21 होगा। तो अब देखना है हमें इसके काम करने के लिए कि 21 जो है तो 7 से कितनी बार लगेगा, तो 7 को 3 बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, तो उसी 3 से हम इसको गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो गया, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे, और 3 से देखेंगे 21 कितने बार में आ रहा है, तो 3 7 21 आ रहा है, तो उसी 7 से हम इसको गुना करेंगे, तो 7 8 56 हो गया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, 56 और 6, 56 और 6 62 हो गया, बट्टा 21 हो गया। ठीक है, यही जो है तो इसका आंसर है। तो आंसर तो ये निकल गया, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये भी देखिए 2/7 और 8/3 ये दोनों है परिमेय संख्या, ये भी है परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या को जब जोड़े तो ये भी निकला एक परिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। परिमेय संख्या जो है योग के अंतर्गत समृद्ध है। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर बराबर क्या होता है, रेशनल नंबर, R प्लस R बराबर R होता है, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर बराबर रेशनल नंबर। तो ये हो गया योग के अंतर्गत। योग का मतलब होता है जो, योग के अंतर्गत। ठीक है, योग, ठीक है, योग के अंतर्गत जो है सो समृद्ध हो गया। अब कह रहा है कि वैवकलन के अंतर्गत, वैवकलन का मतलब होता है घटाव, तो वैवकलन जो होगा
अब इसको हम चेक कर लेते हैं, वैव कलन। तो मान लीजिए कि हमारा कोई परिमेय संख्या है, तो मान लीजिए 5/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और व्यवकलन करना है यानी घटाना है दूसरी कोई परिमेय संख्या से। तो दूसरी परिमेय संख्या से अगर हम घटाते हैं, तो ये हो जाता है, दूसरी मान के चलिए कि ले लेते हैं हम कितना, 3/7 ले लेते हैं, ठीक है। अब 5/2 में से 3/7 को घटाना है, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करना है कि 2 और 7 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 14, ठीक है। 2 के 7 बार पढ़े तब 14 आया, तो 7 से हम इसको गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो गया। घटाव का चिन्ह है, घटाएंगे, और 7 से 7 दूनी 14 होता है, तो 2 से इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया, बराबर हो गया 35 में से 6 गया तो हो गया 29, 35 में से 6 गया तो हो गया 29/14, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर हम इसको पीछे करके भी अगर ये करें, मतलब क्या, अगर 3/7, ठीक है, इसमें से अगर हम माइनस करें 5/2 को, तब भी अगर हमारा आंसर यही निकले तो हम समझे कहेंगे कि ये जो है व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है, ठीक है। तब हम कहेंगे कि व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है। जैसे 7/2 है तो इसका फिर एलसीएम हो जाएगा 14, ठीक है। 7 को 2 बार में पढ़े तो 14, तो 3 को 2 बार में पढ़े 3 दूनी 6, माइनस है तो माइनस, और 2 को 7 बार में पढ़ेंगे तब 14 होगा, तो 7 से इसको गुना करके 7 × 5 = 35, ठीक है, 35। अब 6 में से 35 को घटाएंगे तो -29/14 हो गया, -29/14। तो ये देखिए +29/14 है, ये -29/14 है, मतलब ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो है व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं होते हैं, ठीक है ना, व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं होते हैं। हम इसको लिख देते हैं, ठीक है, व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं होता है, मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर जो होता है वो संवृत्त नहीं होता है, बराबर इसमें लिख सकते हैं कि संवृत्त नहीं होता है, नहीं होते हैं, ठीक है। व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं होते हैं, जब हम घटाते हैं तो नहीं होते हैं। अगर जैसे कि जोड़ने में मान के चलिए, देखिए 5 + 5 करें, अलग लेते हैं, कोई संख्या ले लीजिए, चाहे वो परिमेय संख्या हो या फिर प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए 5 है और +3 है, 5 + 3 होता है 8, और 3 + 5 करेंगे तो भी हो गया 8। तो हम इसको कह सकते हैं कि योग के अंतर्गत ये संवृत्त है, ठीक है, योग के अंतर्गत संवृत्त है। अगर हमें घटाने में देखिए, तो अगर मान के चलिए 5 में से 2 घटाएंगे तो हो गया 3, और 2 में से 5 को अगर हम घटाएंगे, 2 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ जो है तो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, ये जो दोनों आंसर है अलग अलग हो रहा है, लेकिन यहाँ दोनों आंसर बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो परिमेय संख्या जो होते हैं योग के अंतर्गत तो संवृत्त होते हैं, लेकिन व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त नहीं होते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि गुणन के अंतर्गत संवृत्त होते हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए कोई भी संख्या है, आप ले लीजिए कोई भी संख्या, जैसे कि 5 है, इसको गुना करेंगे 3 से तो 5 तिया कितना हो गया 15, और 3 को हम गुना कर देते हैं 5 से तो भी हो जाता है 15। तो हम कह सकते हैं कि गुणा के अंतर्गत जो है ना, गुणन के अंतर्गत ये संवृत्त है। अगर मान के चलिए अगर हम कोई संख्या ले लेते हैं जो परिमेय संख्या हो, जैसे 2/3, इसको हम गुना करते हैं, अगर गुना करते हैं 5/7 से तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 7 कैल्शियम ले लेंगे तो 21 हो गया, 3 और 7 कैल्शियम आ गया 21 हो गया, 3 × 7 = 21, तो 2 × 7 = 14, गुना है तो गुना, ठीक है। और 7 से 3 बार में 21 हो जाएगा, ठीक है, 7 से यहाँ पे ऐसा नहीं, वो वाला रूल लगा दिए, जैसे 3 और 7 का जो है, ये जो है गुना जो होता है तो अंश को अंश से गुना करते हैं और हर को हर से गुना करते हैं, ठीक है ना, अंश को अंश से गुना करते हैं, हर को हर से गुना करते हैं, तो 2 × 5 = 10 हो गया और 3 × 7 = 21 हो गया, ठीक है। अगर इसको यही पलट के हम गुना करें, जैसे कि 5/7 को हम गुना करें 2/3 से, ठीक है, तो भी इसको वही होगा कि 5 दूनी 10 हो गया और 7 तिया 21 हो गया। तो मतलब ये है कि ये जो है परिमेय संख्या जो है तो गुणन के अंतर्गत संवृत्त होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर बराबर रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं संवृत्त होते हैं, रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि संवृत्त होते हैं, संवृत्त, ठीक है, गुणन के अंतर्गत, ठीक है, गुणन के अंतर्गत क्या है, ये संवृत्त है, गुणन के अंतर्गत R × R जो है संवृत्त है, R मतलब रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखते हैं भाग के अंतर्गत है कि नहीं। तो मान लीजिए कि कोई संख्या है, परिमेय संख्या है, तो मान के चलिए वो संख्या है, ऐसे पहले दूसरा एक संख्या ले लीजिए, जैसे कि हमको 5 से भाग देना है 10 में, 5 से अगर हमको भाग देना है
10 में 5 से भाग देना है तो 5 दूनी 10 होता है, इसका जो है आंसर 2 आ गया। लेकिन यही अगर 5 में 10 से भाग देंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, तो ये जो है सो दोनों अलग अलग आंसर हो गया। ठीक है, ये जो है सो दोनों बराबर नहीं हुआ, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो है भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते हैं। परिमेय संख्या जो है भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने सीख लिया है कि परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। योग का मतलब यही करना है कि जैसे कि कोई परिमेय संख्या ले लीजिए, एक बार क्या करना है, जैसे 5/2 और 3/5 लिए तो उसको योग करके देखिए जो आंसर कितना आ रहा है, फिर उसको उल्टा के जिसको पीछे रखे उसको आगे रखिए और आगे वाले को पीछे रखे, फिर उसको योग कीजिए। अगर दोनों का आंसर बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि योग के अंतर्गत सम्मिलित है, नहीं तो नहीं है। अब फिर घटाव में जो होगा, रैंक कलम में होगा, तो उसको भी वैसा ही करना है कि पहले जैसे हम 5 ले लेते हैं और दूसरा हम 3 ले लेते हैं, 5 में से 3 को घटाए तो 2 हो गया, लेकिन वही 3 में से 5 को घटाएंगे तो -2 हो गया, तो हम बोलेंगे कि ये जो है सो व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। फिर गुना करना है तो गुना करेंगे, अगर कोई संख्या है, अभी जैसे हम बताएं कि 5 है और 3 है, तो 5 और 3 को गुना किए तो 5 या 15 हो गया। लेकिन वैसे ही अगर 3 5 को भी गुना करेंगे तो 3 5 भी 15 होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है गुणन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। लेकिन जब अगर हम भाग करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि 3 से हम भाग करते हैं 6 में, तो 3 दूनी 6, इसका हमें भागफल 2 आ गया। लेकिन अगर 6 से 3 में भाग करते हैं तो 0.3 आएगा, सॉरी 0.5 आएगा, 6 पंचे 30, तो ये इसका भागफल बराबर नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो है सो भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसका कुछ और रूल्स होते हैं। तो पहला रूल्स ये है कि गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो कोई भी अगर संख्या है तो कह रहा है कि हम उसको कितना से गुना करें कि संख्या वही हो। तो मान के चलिए कि 5/2 है, परिमेय संख्या में गुणात्मक तत्समक कह रहा है, तो गुना करने हम इसको 1 से। ठीक है, 1 से हम गुना करते हैं। ठीक है, तो 5 को 1 से गुना किए तो 5 और 2 को 1 से गुना किए तो 2, संख्या वही हो। तो ये कह रहा है कि 1 जो होता है गुणात्मक तत्समक होता है। याद रखना है कि 1 जो होता है परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक होता है। परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक होता है। 1 जो होता है तो परिमेय संख्या में गुणात्मक तत्समक होता है। तत्समक का मतलब ये होता है कि हम गुना करें लेकिन संख्या वही रहना चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना कीजिए, जैसे कि आपके पास 100 है, इसको हम 1 से गुना किए तो हमको 100 ही प्राप्त होगा। इस संख्या में कोई प्रभाव नहीं आएगा। तो गुना कीजिए लेकिन संख्या वही रहना चाहिए, गुणात्मक तत्समक। दूसरा है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक 1 होता है, लेकिन योज्य तत्समक जो होता है वो 0 होता है। योज्य तत्समक मतलब गुणात्मक तत्समक। ठीक है, योज्य तत्समक मतलब जोड़ो लेकिन संख्या वही रहे। फिर जोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं, लेकिन चलिए देखिए, मान के चलिए 5 है, ये बोल रहा है कि इसमें कुछ जोड़ना है लेकिन संख्या वही रहे, तो 5 में हम 0 जोड़ दिए, 5 ही रहा। या 0 में 0 और +5 फिर भी 5 ही रहा। तो ये हो गया 0 जो हो गया योज्य तत्समक हो गया, लेकिन ये गुणात्मक तत्समक हो गया। ठीक है, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम, एक होता है गुणात्मक प्रतिलोम। मतलब गुना करें, जैसे कि 29/19 है, इसको प्रतिलोम से गुना करें, मतलब इसको गुना करने के बाद सिर्फ 1 ही प्राप्त होना चाहिए। प्रतिलोम का मतलब है इसको अगर हम 19/29 कर दें, इसको उल्टा दें तो ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए 19 से 19 कट गया एक बार में, और 29 से 29 कट गया एक बार में। 1 गुने 1 गुने 1/1 बराबर 1, यानी कि हम उस संख्या को हम उसी संख्या के उल्टा से अगर गुना कर देते हैं तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है। ये जो 1 है, ये इसको हम बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब उल्टा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, इस संख्या हमें 1 प्राप्त होता है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। एक होता है कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता जो होता है वो कर्म का जो है सो विनिमय करता है, कर्म का जो है सो अदला बदली करता है। जैसे कि देखिए ऐसा है, कोई संख्या है a है, a इंटू बी और a इंटू बी है, इसको अगर हम ऐसा कर दे बराबर हो जाएगा b इंटू a के। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए a की जगह पर 5 है और b की जगह पर 2 है, तो इसको हम ये बराबर हो जाएगा 2 की जगह पे b का जगह पे 2 का मान, b का मान रखे और a की जगह पर इसका मान रखे 5। ठीक है, तो 5 दूनी 10, ये देखिए बराबर हो गया 2 5 10। इसको बोलते हैं कि ये कर्म विनिमयता, कर्म को जो है सो इधर से उधर विनिमय कर लिया। ठीक है, कर्म विनिमयता में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उत्तर के ऊपर। अब है कर्म विनिमयता के बाद जो है वो आ रहा है हमें ये साहचर्यता। साहचर्यता क्या कह रहा है कि यदि a प्लस b प्लस c कोई संख्या है, ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसा कर दें कि a प्लस, इसको ऐसे b प्लस c कर दे, ये बराबर हो जाएगा a प्लस b प्लस c के। कहने का साहचर्यता का मतलब साथ लेना। 3 कोई अगर संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए हैं,
ए को अलग जोड़े हैं और बी प्लस सी को एक साथ कर दिए हैं। यहाँ पे क्या कर दिए, ए और बी को एक साथ करके सी को अलग कर दिए। अब देखिए ए की जगह पर अगर मान लेते हैं ए 5 है हमारा, बी 3 है और सी 2 है। अब इसको ऐसा दोनों को एक साथ जोड़ेंगे और ये कह रहा है कि बराबर होना चाहिए। तो देखिए ए के जगह पर मेरा वैल्यू 5 है, बी के जगह पर वैल्यू 3 है, ये दोनों को एक साथ जोड़ेंगे और सी जो है 2, इसको अलग जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 3 2 5 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 3 8 प्लस 2। ठीक है, यहाँ 5 और 5 बराबर 10, यहाँ भी 8 और 2 बराबर 10। इसको हम बोलते हैं साहचर्यता का नियम। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो परिचय है कक्षा 8वीं के गणित के प्रथम भाग के जो है, जिसमें परिमेय संख्या हमें पढ़ना है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रश्न उत्तर लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।